तो चले शुरू करें आज का अपना लेक्चर। जंतु वर्गीकरण, सूक्ष्म जीव और उनके प्रकार, संरचना और साथ ही साथ जंतु और पादप वर्गीकरण, ये दो अलग अलग सिलेबस में चीजें लिखी हुई थी। उन सबको समराइज करते हुए लास्ट में जो जंतु वर्गीकरण, हालांकि हमने पहले पढ़ लिया था इसको, अब आप वो फैक्ट जानो जिसके माध्यम से इससे आने वाले क्वेश्चन का आंसर अपन लिख पाएंगे, है ना। नोट्स की भी व्यवस्था जल्दी से हो जाएगी, हालांकि इसी को अभी नोट्स मान के चलना है क्योंकि बाद में जब लिखोगे तब जरूरत इसकी ही पड़ेगी, है ना। तो जैसा हमने बताया था, जंतु वर्गीकरण यानी कि जंतु को, एनिमल्स को कई भागों में बांटा गया है। पहले हमने बताया संख्या के आधार पर पहले लिया है, तो एक कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक कहलाए, इसके अंदर केवल एक ही कोशिका वाले जीवों को रखा गया है। यूनिसेल्युलर, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूगुलिना, ऐसा तमाम जो आएंगे, ठीक है। और मेटाजोआ के अंतर्गत रखे गए बहुकोशिकीय, मल्टी सेल्यूलर एनिमल, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं, तो इस तरीके से ये डिवाइड हो गया। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो मेन चीज ये समझनी है ना। इनमें जो बहुकोशिकीय जीव अपन ने बताए थे, पॉरीफेरा, फिर दूसरा सीलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस, फिर निमेटीहेल्मिन्थीस, या इसे निमेटोडा भी कहते हैं, या इसके हेल्मिन्थीस भी लिखता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो ये जंतुओं के वर्गीकरण के अंतर्गत फाइलम है। इनके अंतर्गत आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। अब इनमें से जो क्वेश्चन आएगा परीक्षा में वो ये आएगा, जंतु वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो ये पूरा समझाना पड़ेगा, पूरा। अब पूरा समझाने के लिए हर एक के बारे में दो दो लाइन लिखनी है, क्योंकि हर किसी को आपको 2 मार्कर के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेना है, दो दो लाइन, लेकिन पूरी नहीं करनी है, दो दो तीन तीन बस। पेपर में जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब हम लोग 11th-12th में हुआ करते थे, तब ये हमारे सिलेबस में था, तो ये फुल क्वेश्चन के तौर पे ही पूछा जाता था। सिंपल मतलब जो शॉर्ट नोट टाइप से क्वेश्चन आते थे उसमें कभी नहीं पूछा गया। तो ये जो टॉपिक है वर्गीकरण जो अपन पढ़ रहे हैं, उस वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहला, सबसे फुल क्वेश्चन के तौर पे आने वाला क्वेश्चन है। आएगा तो फुल में ही आएगा। अब फुल में आने के बाद समस्या ये है कि 2 पेज में लिखेंगे कैसे। तो हमको सबसे पहले लिखना है एनिमल्स को उनके विभिन्न लक्षण, उनकी आंतरिक बनावट, संरचना के आधार पर कई संघ में विभाजित किया गया है। वर्ग नहीं लिखना है यहाँ पे, है ना भाग लिखने हैं। संघ में विभाजित है तो संघ ही लिखने हैं। कई संघों में विभाजित किया है या निम्नलिखित संघ में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से सीधा सीधा लिख देना। संघ, ये भी एक संघ है, संघ प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ऐसा जितने भी याद आ जाए उतने लिख देना। कोशिश करना कि सारे लिख पाओ। अगर एक आध भूल जाओ तो इसको भूल जाना, भूलने की अनुमति है इसको, और किसी को भूलने की अनुमति नहीं है। वर्गीकरण जिस दिन हमने पढ़ा था तब बताया था वर्गीकरण विकास क्रम को समझने की प्रक्रिया भी है, ठीक है। अब ये देखो, एक कोशिका वाले यहां से विकसित हुए भाई बहुकोशिकीय। अब इनके अंदर जो संरचना है उससे ज्यादा एडवांस ये होंगे, इससे ज्यादा एडवांस ये होंगे, इससे ज्यादा एडवांस ये होंगे। तो ये क्रम से हमें पढ़ने हैं, तो इनका क्रम भी हमें गड़बड़ नहीं लिखना है। अगर हम गड़बड़ कर देंगे तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। इस प्रश्न के उत्तर के साथ हमेशा से यही समस्या रही है। एक तो नाम थोड़े अटपटे हैं, दूसरा क्रम से लिखना है। पहली समस्या क्या है कि नाम याद नहीं होंगे, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, निमेटीहेल्मिन्थीस, फिर उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये क्रम से याद कर पाना हमारे लिए भी मुश्किल था शुरुआत में, बट हो गए याद, जैसे भी हो गए। तो तुम्हें क्रम से याद करना पड़ेगा। भूलने की अनुमति तुम्हें इसकी है, ये भूल जाना कोई दिक्कत नहीं,
क्योंकि अपन 11th-12th का नहीं दे रहे एग्जाम, अपन कॉलेज का नहीं दे रहे एग्जाम, तो ऐसी से इतना बारीकी से चेक नहीं करेगा। बट अंतर ये है कि गड़बड़ आगे पीछे लिख दिया तो वो नंबर नहीं देगा, इतनी तो सावधानी रखना पड़ेगी। अब एक एक करके, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे, है ना। ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, इनकी होने से हमारे शरीर में रोग भी होता है, जैसे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का ही एनिमल है और उसके बाद हाँ कॉर्डेटा लिखा था, अगले पेज पे लिखा था। हाँ कर दो, मेटाजोआ के अंदर ही आता है कॉर्डेटा, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ये सारे के सारे पैरासाइट्स होते हैं, किसी जीवित के ऊपर रहकर अपना भोजन, परजीवी का मतलब परपोषित तो है लेकिन किस पर आश्रित है, किसी जीव पर आश्रित है, ठीक है। जैसे ये प्लाज्मोडियम है, ये जो मच्छर होते हैं ना, मच्छर इस मच्छर के अंदर रहता है। अगर कोई मादा एनाफिलिस मच्छर काट लेती है तो उसके माध्यम से आपके शरीर में आ जाता है ना। उदाहरण के लिए अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिप्नोसोमा है, इन सब से हमें रोग भी होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजरवेलिस, इनसे भी रोग होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर के माध्यम से मलेरिया रोग फैलाता है और ट्रिप्नोसोमा सीसी मक्खी के माध्यम से निद्रा रोग उत्पन्न करती है। ये इनके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, अगर लिख पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो पहला दूसरा फैक्ट हमारे लिए बहुत है। 2 नंबर के अकॉर्डिंग हम ये 2 लाइन लिख दें, पहला दूसरा और ये तीसरा उदाहरण तक, क्योंकि हमारा पेज लिमिटेड है, हमारे पास मैटर इसमें बहुत ज्यादा है। तो नहीं ऐसा नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं करना, सिनॉप्सिस नहीं बना रहे हैं, एक एक लाइन का लिख दो, 2 लाइन का नहीं लिख रहे थे। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा यानी कि इनके शरीर में देखो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसे पोर कहते हैं। ऐसे एनिमल जिनके शरीर में छेद हो या पोर हो, तो पोर होंगे तो वो पॉरीफेरा कहलाएंगे, नाम से ही क्लियर है, सीधा लिख देना। इनके शरीर में छिद्र होने के कारण इन्हें पॉरीफेरा कहते हैं, जैसे स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिला आदि, बात खत्म। फिर इनकी विशेषता याद कर लो, तो इनके शरीर में नाल यानी कि कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसे स्पंज गुहा कहा जाता है। ये अच्छा नंबर दिलाने के लिए एक फैक्ट जोड़ा गया है, याद कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो याद करना ही पड़ेगा। इनके शरीर में छिद्र पोर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा गया है। इनके सदस्य स्पंज के समान ऐसे फुफ्फुस होते हैं, स्पंज जैसे होते हैं, ठीक है, सोफा जो स्पंज होता है वैसा, है ना। इनमें पानी सोखने की क्षमता होती है। पहला दूसरा तीसरा तो पॉइंट हमेशा कंपलसरी रहेगा, उदाहरण तक चीजें कंपलसरी होंगी, उदाहरण के बाद थोड़ा एक एक्स्ट्रा अच्छे नंबर चाहिए तो जोड़ने के लिए, है ना, नहीं तो वो 7 नंबर तो फिर भी देगा, और 8 नंबर 9 नंबर चाहिए तो फिर ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सीलेंट्रेटा देखो, ये सील जैसा, इस संघ के ऊतकीय स्तर के जंतु होते हैं, यानी कि इसके पहले के जो एनिमल थे इनमें ज्यादा विकसित ऊतक नहीं थे। अब इसमें सीलेंट्रेटा के अंदर जो एनिमल आएंगे उनमें टिश्यू भी है, यानी कि ऊतक भी पाए जाएंगे, है ना, और वो भी विकसित। इनमें देह भित्ति से घिरी हुई एक संरचना पाई जाती है जिसे सीलेंट्रॉन कहते हैं, है ना, जिसमें भोजन का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो आहार नाल है उसमें भोजन का पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर उसके बाद शरीर में ब्लड के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये पूरा काम इसके सीलेंट्रॉन नाम की नली में होता है, ठीक है। यहाँ के लिखा, और किसी का भी चित्र बनाने की जरूरत नहीं, वो तो चित्र में लाया हूं जिससे आसानी से समझ में आए, है ना, जैसे हाइड्रा ओलिरिया, ठीक है। अब नाम मिक्स होंगे अगर उसने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे कॉलेज में बहुत आता था ये, हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रा, तो अगर ये अपने 2 नंबर में आ गया तो क्या लिखेंगे, यह एक सीलेंट्रेटा संघ का एनिमल है,
इसके शरीर में लंबी देह भित्ति युक्त संरचना पाई जाती है जिसे सीलेंट्रोन कहते हैं। यह पहले जंतु हैं जिनमें ऊतक के स्तर तक का विकास देखा गया है। तो वो ऊपर से नीचे आ जाए कहानी, क्योंकि इस संघ के जंतु में जो विशेषता है वो सब नहीं होगी। अब सीलेंट्रेटा आ गया तो यह ऐसे जंतु हैं जो ऊतक के स्तर तक विकसित अवस्था में होते हैं। इनमें देह भित्ति युक्त सीलेंट्रोन नाम की संरचना पाई जाती है जिसमें भोजन का वितरण होता है, जैसे हाइड्रा ओलिरिया। कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ना कान। तो इस तरीके से अगर ये आते हैं, उदाहरण आते हैं, तो संघ को ही एक्सप्लेन करना है, और संघ आता है तो उदाहरण तक एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, थोड़े ये मैं फिर कह रहा हूं, ये थोड़ा डरावना सा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में केवल याद करने के अलावा और कुछ भी नहीं होता है, बोरिंग भी रहता है, बट पेपर में आता है। सबसे खराब बात यही है कि ये पेपर में आता है और फुल क्वेश्चन में ही आता है। अथवा वाला ऑप्शन नहीं होता ना तो इंसान फंस जाता है। ठीक है, अगला है प्लेटी हेल्मेंथिस। प्लेटी हेल्मेंथिस यानी कि प्लेट याद रखना है, फुल क्वेश्चन। हाँ, लेकिन पहली यूनिट में एक ही फुल क्वेश्चन लिखना है ना, तो सुविधा यह है कि बायोटेक्नोलॉजी है सिलेबस में, तो बायोटेक्नोलॉजी से एक फुल क्वेश्चन भी बनेगा। तो अगर वहां से बना तो अपन यहां से थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। दूसरी विशेषता यह है कि आपका इसमें कोशिका भी है, कोशिका से भी फुल क्वेश्चन बनता है। तो यह है कि एमपीपीएससी थोड़ा कम इससे क्वेश्चन बनाती है, लेकिन अगर बनाना चाहे तो पेपर टफ बन जाएगा। लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ ही हमारे पहली यूनिट के अंदर ऐसे टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक हैं जो फुल क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट हैं। अब प्लेटी में प्लेट याद रखना, तो प्लेट कैसी होती है? चपटी। तो सीधा प्लेटी हेल्मेंथिस का शाब्दिक अर्थ होता है चपटाक्रमी। तो ऐसे जीव जो चपटे होते हैं वही चपटाक्रमी कहलाएंगे, यानी कि फ्लैट वॉर्म, हिंदी में चपटाक्रमी। तो प्लेट चपटी होती है, इस तरीके से याद रख लेना अगर आ जाए तो। ठीक है, इन्हें सामान्य रूप से तंतु यानी कि फिलामेंट भी कहते हैं, क्योंकि धागे जैसे हैं, सीधा सीधा, है ना। यह प्रथम त्रिस्तरीय जीव कहलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट विशेषता है। इनके शरीर में 3 स्तर होते हैं, ठीक है, जिसमें अंगों के ऊपर परत पाई जाती है जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से बनी होती है। यानी हमारी जो स्किन है, हमारी इस स्किन के भी 3 लेयर है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और ये सबसे पहली संरचना प्लेटी हेल्मेंथिस में देखने को मिलती है। यानी कि प्लेटी हेल्मेंथिस के पहले पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, ये इनमें नहीं थी। ठीक है, तो अब ये विकास क्रम दिख रहा है। उनमें जैसे पहले जो था कौन सा था तुम्हारा सबसे पहला? प्रोटोजोआ, एक कोशिका वाला, फिर पॉलीफेरा, बहुकोशिकी वाले जिसमें छेद थे, फिर पॉलीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा जिसमें ऊतक आए, स्पंज भी आए, फिर उसके बाद प्लेटी हेल्मेंथिस, चपटा धागे जैसा लंबा, और इसमें 3 स्तर भी आए। ऐसे धीरे 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 क्या है कि जंतुओं के विकास क्रम को भी समझा जा सकता है। ठीक, जैसे टीनिया सोलियम, इससे हमारे शरीर को रोग भी होता है, टीनिया सोलियम, है ना। ये पेट में पाए जाने वाले जो कीड़े होते हैं ना, जो छोटे बच्चे मिट्टी खाते हैं तो उनके पेट में जो कीड़े पच जाते हैं वो यही कीड़ा है जो इस तरीके से लंबा लंबा दिखाई देता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, थोड़ा याद रख पाएंगे तो अच्छा है। ये अधिकांश सदस्य परजीवी होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे हमारे शरीर में कर रहे हैं। इनमें उत्सर्जन की कोशिका के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कर रहे हैं हम, तो वो किसका कर रहे हैं? यूरिया का कर रहे हैं। किसके माध्यम से कर रहे हैं? किडनी के माध्यम से। तो हमारे शरीर में उत्सर्जन की इकाई किडनी है, इनके शरीर में ज्वाला कोशिका, जिसे फ्लेम सेल कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। ये द्विलिंगी होते हैं जिनमें आंतरिक निषेचन होता है। हम भी 2 लिंगी हैं, है ना, मतलब हम मानव, जिसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक, इसमें एक में ही 2 होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक में ही होते हैं। दोनों लिंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। हाँ, है उभयलिंगी, हाँ, दोनों पाए जाते हैं। आंतरिक, हाँ, निषेचन तो आंतरिक होगा ना,
आंशिक निषेचन, ठीक है। तो ये उदाहरण के बाद मैं हमेशा पढ़ूंगा, उदाहरण के बाद के फैक्ट अगर लिख पाओगे तो एक्स्ट्रा नंबर देगा, उदाहरण तक लिख दोगे तो कम से कम 7 कहीं नहीं गए। अब डिपेंड करता है आप पे, 7 में संतुष्ट है कि 9 तक जाना है, 9 तक 10 भी पहुंच जाओगे, लेकिन 9 तक की प्रैक्टिस की जा सकती है ना। जैसे अब निमेटोडा है, निमेटोडा को निमेटी हेलमेंथीस भी कहते हैं, एस्के हेलमेंथीस भी कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, ये सूत्र यानी कि धागे जैसा होता है ना। एस्केरिस इसका उदाहरण है और इससे हमारे शरीर में रोग होता है, ठीक है। एस्केरियासिस जो रोग में पड़ा था, और वो रोग में क्या था, हेलमेंथीस से होने वाले रोग, कृमि से होने वाले। तो ये कृमि यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे एस्के हेलमेंथीस लिखा हुआ है। तो हेलमेंथीस में वो प्लेटी हेलमेंथीस था, ये निमेटी हेलमेंथीस भी है, यानी इन दोनों से ये छोटे छोटे कीड़े हैं जो हमारी आंतों में पाए जाते हैं या अलग अलग अन्य जीवों पे भी पाए जाते हैं, तो उससे हमारे शरीर में होते हैं, है ना। इसे सामान्य भाषा में गोलजूमी कहते हैं, लेकिन अपन एस्केरिस याद रखें। ये अधिकांश जलीय और स्वतंत्र जीवों के ऊपर पाए जाते हैं। इनका तंत्रिका तंत्र गेंगलिया का बना होता, क्या होता गेंगलिया मुझे भी नहीं पता, बट ठीक है। ये परजीवी रोगाणु होते हैं जिससे एलिफेंटिएसिस यानी कि वो हाथी पांव रोग, है ना, हाथी पांव रोग, जिसे अपन क्या कहते हैं, फाइलेरिया, जिसे फाइलेरिया रोग भी कहते हैं। तो इससे ये एस्केरियासिस से फाइलेरिया नामक रोग भी हो जाता है, ठीक है। फिर एक है आपका एनिलिडा। तो एनिलिडा के अंतर्गत जो आते हैं वो ऐसे आते हैं आपकी केचुआ, जौंक। ये जौंक आपने देखी होगी जो गौतम बुद्ध उनके सर पे चिपकी हुई है। गौतम बुद्ध के घुंघराले घुंघराले बाल दिखते ना, कुछ लोग बताते हैं वो एक्चुअल में तपस्या कर रहे थे, तो बारिश के दौरान जौंक जो है वो उनके सर से चिपक गई और उनने हटाई भी नहीं। तो वैसा ही किसी ने मूर्ति उनकी बना दी, तो वैसा है। अब कितनी सच्चाई कितनी अफवाह है अपने को नहीं मालूम, हालांकि ये खून चूसती है ना। हाँ वो यही है, ये वही है। हाँ ये सरक सरक कैसे चलता है, इसको केचुआ बोलते हैं, वॉर्म, अर्थ वॉर्म। ये इसको किसान का मित्र भी बोलते हैं, है ना। और ये जौंक है, ये चिपक जाती है, ठीक है। और ये दोनों एनिलिडा के सदस्य हैं, इनके उदाहरण याद रख लेना। एनिलिडा, इस संघ के जंतु स्वच्छ जल, समुद्री जल और धरती तीनों में पाए जाते हैं। मतलब पानी में भी होंगे तो समुद्र में भी होंगे, नदी तालाब झील में भी होंगे और जमीन पे भी होते हैं। और जमीन में होंगे तो कीचड़ वाले स्थान पे ज्यादा होंगे, नमी वाले स्थानों पे ज्यादा होंगे, है ना। जैसे नेरिस, केचुआ, जौंक आदि, ठीक है। ये भी परजीवी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, कोई भी जंतु नहीं बना पाता, हम भी नहीं बना पाते हैं, ठीक है। इनमें देह गुहा पाई जाती है ना। जैसे उसमें सीलेंट्रेटा में सीलेंट्रॉन नाम की पाई जा रही, इनमें भी पाई जाती है। इनमें उत्सर्जन के लिए वृक्क नहीं होते, वृक्क होते हैं, ठीक है। और उसकी जो इकाई है हमारे शरीर में जो होती है ना, उसे अपन कहते हैं नेफ्रॉन, लेकिन इनके अंदर जो इकाई है उसको कहते हैं नेफ्रीडिया, है ना। मतलब इनमें जो किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट नेफ्रीडिया है, हमारे अंदर जो किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, थोड़ा अंतर है ना। और इनमें श्वसन गीली त्वचा अथवा क्लोम के माध्यम से होती है, यानी कि इनकी जो स्किन है, स्किन ये नमी वाले स्थान पर रहेंगे और इस नमी वाले स्थान पर रहने से इनकी त्वचा से ये श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना, ये श्वसन नहीं होता, सांस लेना छोड़ना श्वासोच्छ्वास है। श्वसन की क्रिया ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से या ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया से शरीर में ऊर्जा बनने की जो क्रिया है उसको श्वसन कहते हैं, ठीक है। जो इनके त्वचा के माध्यम से होती है या इनमें क्लोम पाए जाते हैं उनके माध्यम से होती है। रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग, ठीक है।
एनिलिडा के बाद अगला है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आर्थ्रो और दूसरा पोडा। आर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा यानी कि पैर। तो इसके अंदर ऐसे जंतु आएंगे जिनके पैर ऐसा लगा होगा कि अलग से ही जुड़े हुए हैं, ऐसा फेविक्विक से कोई ऐसा जोड़ जोड़ दिए ऐसा करके यूं, ठीक है। तो ये सब आर्थ्रोपोडा, और इसके अंतर्गत आने वाले जंतु सबसे ज्यादा है ना। जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम यही है, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी, ठीक है, रेशम का कीड़ा, मच्छर, बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, ये कनखजूरा, जितने भी ऐसे आएंगे जिनके शरीर, कॉकरोच वगैरह सब इसी में ही आएंगे, जिनके हाथ पैर अलग से जुड़े जुड़े महसूस होते हैं, है ना। इनमें जुड़े हुए उपांग यानी कि पैर होते हैं। इनमें जबड़े पाए जाते हैं, इसी जबड़े के आधार पर ही तो ये काटते हैं। जैसे हमारे में भी जबड़े हैं, इनमें भी है। तो मच्छर भी इसी जबड़े से काटता है, ठीक है, कॉकरोच भी इसी से ही काटता है। जितने भी हैं झींगा विंगा सब इसी में ही आएंगे। ये है झींगा, प्रॉन। इसका हमने अपने कॉलेज लाइफ में डिसेक्शन किया था। झींगा लेके आए थे, झींगा को काट के उसका दिल धड़कते हुए सर ने बोला था दिखाना, हमारा तो मर ही गया था, जोर से काट दिया था, दिल फट गया उसका। ये चूहा और मेंढक, तो चूहा मिला नहीं ना हमको। एक था, एक संख होता ना, संख जो होता है उसके अंदर एक जीव रहता है, उसका नाम है पायला। तो हमने पायले का भी डिसेक्शन किया और प्रॉन का भी किया। मेंढक का, चूहे का ऑप्शन में था लेकिन वो मिले नहीं, ये मिल गए तो कर लिए। ये दोनों तो हमें कॉलेज से ही मिले थे, और उन्होंने बोला अगर चूहा और मेंढक का करना है तो खुद व्यवस्था करना पड़ेगी। तो मेंढक कहां से लाते, चूहा के लिए घर पे वो पकड़ने के लिए रखी भी थी, तो मम्मी ने मना कर, जीव हत्या करेगा, मैंने वहां पे मिलेगी वो भी तो जीव हत्या ही होगी, वो करते रहना, यहाँ से मत ले जाना। तो फिर हमने ये प्रॉन का डिसेक्शन किया और पायला का। पायला बहुत छोटा होता है ना। ये उत्सर्जी तंत्र में ग्रीन ग्लैंड्स यानी कि ग्रीन ग्लैंड, हरित ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, या मेल्पिगियन ट्यूब पाई जाती है ना। ये थोड़ा वैसे डीप वाले फैक्ट हैं, लिख पाओ याद कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसमें वायु नाल नहीं, यानी कि जो हमारी वायु नाल जैसे अपन ट्रेकिया कहते हैं, श्वास नली है ना, वायु नाल यानी कि श्वास नली, वो उसमें नहीं पाई जाती है। तो जब उसमें नहीं पाई जाती, वायु नाल इसमें नहीं पाई जाती, तो ऐसी न होने के कारण क्या है कि जब वायु का आदान प्रदान होता है तो वो डायरेक्टली होता है। अब ऐसी स्थिति में इसमें वायु नली है ही नहीं, तो जब पानी में पाया जाएगा ना, पानी में जाने से क्या होता है कि वायु नली के न होने से वायु पास नहीं होती। हमारे में वायु नली है तो वायु पास होगी, हम किसी न किसी माध्यम से व्यवस्था कर लेंगे और उसमें पानी भर जाएगा, तो फेफड़ों में पानी जल्दी भर जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो इसमें वायु नली नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है तो मर जाने दो। इसलिए कॉकरोच देखो पानी के अंदर जाता ही नहीं, ऊपर ही तैरता रहता है ना। और जब पलट जाता है तो उसकी जिंदगी खत्म ही मान लो, पर वो सीधे ही नहीं हो पाता। मोलस्का, इसके अंदर ये आएंगे तुम्हारे ऑक्टोपस वगैरह वगैरह, है ना। ऑक्टोपस के शरीर में हड्डी नहीं होती, छोटे से छोटे छेद में से भी पूरा निकल जाता है। हड्डी तो समुद्र के अंदर पाए जाने वाले किसी भी जीव में नहीं होती। समुद्र में जितने भी है, रक्त तो होता है लेकिन रक्त वाहिनी नहीं होती, ब्लड वेसल्स नहीं होता, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है, खुला ही ब्लड बह रहा है ना। जैसे हमारी नसों में जो ब्लड बह रहा है ना, ऐसे इनकी नसों में ब्लड नहीं बहता है, नसें होती नहीं है। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि नसें होंगी तो ब्लड का प्रेशर जो है ना वो पानी के प्रेशर से कम रहेगा, और पानी का प्रेशर ज्यादा होने से वो नसें फट जाएंगी। तो इनके शरीर में नसें नहीं होती। और दूसरा ये है कि समुद्र में पाए जाने वाले जीव जितने भी हैं, उन जीवों के समुद्र में पाए जाने वाले, स्पेशली नदी वाले नहीं, नदी वाली जो मछलियां होंगी उनमें हड्डियां होती हैं, समुद्र वाली मछलियों में हड्डियां भी नहीं होती। हड्डी के स्थान पे होते हैं ये कार्टिलीजियस, ये जो है ना
ये कार्टिलीजियस होते हैं, क्योंकि वहां लवणता ज्यादा है ना, तो नमक के प्रभाव से हड्डियां गल जाती हैं, हड्डियों के स्थान पर ये कार्टिलीजियस पाए जाते हैं। ठीक है, समुद्र की मछलियों में इसमें तो ना तो कार्टिलीजियस है और ना ही हड्डी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर छोटा सा छेद भी होगा तो इस छोटे से छेद में से इतना बड़ा ऑक्टोपस निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? पहले इस छेद में से अपनी छोटे सी उंगली को निकालेगा, फिर धीरे धीरे पतला होते 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 थे रबड़ जैसा तन जाएगा और अंदर से पूरा निकल जाएगा। इसलिए इसको एयर टाइट पैक करके बॉक्स में रखा जाता है। ये पानी से बाहर भी आ जाता है क्योंकि थोड़ी बहुत कैपेसिटी है जिंदा रहने की, फिर वापस चला जाता है। इस संघ में मुलायम शरीर वाले अकशेरुकी जंतु आते हैं, नॉन कॉर्डेट, ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। यह आर्थ्रोपोडा के बाद जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, यानी कि सबसे पहला आर्थ्रोपोडा और उसके बाद मोलस्क का सबसे बड़ा। इसके अंदर लगभग 85,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑक्टोपस एक प्रजाति हो गई, ठीक है। और इस तरह से ये है पाइला, सीप, तो इसका डिसेक्शन पाइला है ना, सीपिया, सीप, ऑक्टोपस, ये सब इसी के अंदर है। तो ये जो शंख है, जैसे ये तो सीप है और ये शंख है, इसके अंदर जीव रहते हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं ना, इसलिए ऊपर से कैल्शियम के बने ढक्कन में कवर रहते हैं, जिसको तोड़ के हटा दो फिर बजाओ ओम नमः शिवाय। तो शंख वही है, ठीक है। ये कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं। इनके शरीर के चारों तरफ एक कठोर खोल या कवच पाई जाती है जो इनकी सुरक्षा करती है, जैसे ये सीप है और ये सारी चीजें है ना। इनमें चलन हेतु पेशियां पाई जाती हैं, पेशियां पादप नहीं है, पेशियां पाई जाती हैं, बस चलने के लिए मसल्स पाई जाती हैं जिसके माध्यम से ये चल पाते हैं। नहीं, ये फ्लैजिला नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं फ्लैजिला जैसा, हाँ, जैसे इसमें फ्लैजिला नहीं है लेकिन फ्लैजिला जैसा अलग से निकल रही है, जैसे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, बट वो होगा नहीं फ्लैजिला। एक काइनोडर्मेटा, इसके अंदर ये आएंगे आपकी स्टारफिश, जितनी भी स्टारफिश, ये फिश नहीं होती पहली बात है ना, इसमें जरूर है फिश, लेकिन ये मछलियां नहीं है और ये ऐसे ऐसे करते हुए, कंपन करते हुए चलती है। इसमें भी ये फ्लैजिला टाइप स्ट्रक्चर होता है जो इनको चलने में मदद करता है, ठीक है। ये कुछ ऐसी होती हैं जो जगह के हिसाब से गिरगिट जैसा रंग भी बदल लेती है, ठीक है। हाँ, नहीं, बेसिकली तो अलग अलग बहुत सारे कलर की होती है, हाँ, जैसे ये जिस कलर की है ना, और ये ऐसे कप 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 कलर बदल लेती है। इस संघ के जंतु शरीर में देह गुहा तथा खंड पाए जाते हैं, जैसे स्टारफिश, बीटल फिश। इसके शरीर में जल संवहनी तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जैसे पौधों में संवहनी ऊतक होते हैं ना, जल का परिवहन, ऐसे इसके अंदर भी सिस्टम है पानी का परिवहन करने के लिए, ठीक है। पीपीटी तो खैर मैं पहले ही दे चुका था, सारी ग्रुप पे पढ़ लेना उसको। अब है संघ कॉर्डेटा, हाँ ना, वो तो मेन चीज है संघ, ये इसीलिए तो ये बड़ा है, इसीलिए एक एक लाइन में लिखना है। पॉरीफेरा, इनमें छिद्र पाए जाते हैं, जैसे आ जाएंगे, इसीलिए इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। इस संघ के जंतु बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। इनमें मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ठीक है। डोर्सल नर्व कोड पाया जाता है, ठीक है। और इनको दो भागों में बांटा गया, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। रीढ़ की हड्डी, वर्टिबल कॉलम वही है, मेरुदंड कशेरुदंड एक ही, वर्टिबल कॉलम इंग्लिश में। और इनको भी दो भागों में बांटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा अगली पीपीटी में। तो अब अपने को मुख्य रूप से कॉर्डेटा पढ़ना है, जिसमें प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा आएंगे। ये है रीढ़ की हड्डी,
नोटोकॉर्ड, डोर्सल कॉर्ड, तो डेप्थ में उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी विकसित होती है, जीवन भर होती है, वो वर्टिब्रेटा है। जिनमें पूरे टाइम नहीं होती वो प्रोटोकॉर्डेटा है ना। तो कॉर्डेटा के अंदर विकसित आते हैं, जो अभी अपन ने देखा, दो भाग में बटे हैं। एक है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत इस उपसंघ में यूरोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा नामक दो छोटे वर्गों को मिलाकर बनाया गया है। इसमें कशेरुक दंड नहीं पाया जाता, लेकिन भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है, अतः इन्हें अकशेरुकी कहते हैं। उदाहरण के लिए बेनेग्लोसस नाम याद करने की जरूरत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम कुछ अवस्थाओं में पाई जाती है, जो पेशियों को जोड़ने के स्थान पर चलने में मदद करती है। जीवन के पूरे समय में नहीं, गर्भ अवस्था में जब इनका विकास चल रहा होता है, तो शरीर की संरचना को बनाने के लिए थोड़े टाइम के लिए इनमें रीढ़ की हड्डी विकसित होती है, बाद में डिसॉल्व हो जाती है। और जो हमेशा पाई जाती है वो है ये वर्टिब्रेटा। इस वर्टिब्रेटा के अंतर्गत उच्च कशेरुकी जीव आते हैं, और उच्च कशेरुकी जीवों को 5 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। 5 अलग अलग वर्गों के अंतर्गत जो जंतु, उनका एक एक चित्र बना है। पहला है मत्स्य वर्ग, दूसरा है उभयचर वर्ग, उभयचर वर्ग नहीं बना है ना, उभयचर वर्ग। तीसरा है पक्षी वर्ग, चौथा है सरीसृप वर्ग, और पांचवा है स्तनधारी हम लोग, ठीक है। जैसे ये हैं आपके मत्स्य वर्ग के अंदर ये मछलियां, उभयचर वर्ग के अंदर ये आपके जल और थल दोनों में रहने वाले, है ना। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत ये रेंगने वाले, पक्षी वर्ग के अंदर ये उड़ने वाले, और स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत ये सारे। ये जो मछली दिखाई दे रही है, ये नील व्हेल मछली है, और ये भी स्तनधारी है। क्यों है? क्योंकि स्तनधारी की विशेषता है कि रीढ़ की हड्डी में सबसे पहले जो रीढ़ की हड्डी की संरचना बनती है वो यहां से बनती है, जो गर्दन से जुड़ी होती है, और गर्दन के अंदर ये जो गर्दन का हिस्सा है, इसमें 7 हड्डियां पाई जाती हैं। और ये जो इस नील व्हेल मछली है, इसमें भी 7 हड्डियां होती हैं, इसलिए ये स्तनधारी है। और इनका हृदय भी 4 कक्षीय युक्त होता है, इसलिए ये स्तनधारी है। स्तनधारी वर्ग के अंदर जो विशेषताएं वो सब इसमें पाई जाती है, इसलिए ये स्तनधारी है। इसलिए पेपर में आता है एकमात्र स्तनधारी जो जल में पाया जाता है, तो वो कौन है? एकमात्र स्तनधारी जो उड़ने में सक्षम है, वो कौन है? चमगादड़। चमगादड़ भी स्तनधारी है, लेकिन चमगादड़ को पक्षी मान लेते हैं कि वो उड़ सकता है ना। एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है, तो उसके गर्दन में भी 7 हड्डी है, उसका दिल भी 4 कक्षा युक्त है ना। तो वो सारी चीजें अब एक एक करके बारे में लिखा है। मत्स्य वर्ग, इसके अंदर मछलियां पाई जाती हैं, अनियत तापी होती है, यानी कि इनके तापमान में कुछ भी नियत नहीं होता। नियत यानी कि कांस्टेंट नहीं होता, बदलता रहता है। यानी कि नहीं, नियत यानी कि कांस्टेंट। तो अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ा तो इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी का टेम्परेचर कम हुआ इनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अनियत यानी कि वो कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन हमारे शरीर का तापमान कांस्टेंट रहता है, नियत तापी है। नियत तापी यानी कि फिक्स रहता है। 37 मतलब 37, गर्मी हो रही है तो भी 37, सर्दी हो रही है तो भी 37। अब सर्दी हो रही है, सर्दी, वायुमंडल का तापमान कम हो गया, हमारा तापमान 37 है तो हमें ठंड लगने लगेगी। अब गर्मी आ रही है तो गर्मी के अंदर तापमान 45 डिग्री हो गया, लेकिन हमारा 37 ही रहेगा, तो हमें गर्मी लगने लग जाएगी, ठीक है। तो एक एक करके इनका हृदय 2 कक्षाओं का बना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इनके अनियत और नियत तापी के बीच में अंतर। नियत तापी यानी कि वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले, जैसे कि हम, और अनियत तापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड, जिनका तापमान चेंज होता रहता है। 2 नंबर में आ सकता है। अनियत तापी यानी कि कोल्ड ब्लडेड ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखने में सक्षम नहीं होते। सीधा सीधा लिखा, अनियत तापी यानी कि जो नियत नहीं रहता, यानी कि अपने तापमान को स्थिर नहीं रख पाते। अतः इनके शरीर का तापमान वही होता है जो उनके आसपास के वातावरण का होता है, जैसे मछलियां हुए, उभयचर हुए, कीड़े हुए, और अकशेरुकी जितने भी जीव हैं वो सब, जैसे अभी तक अपन ने पढ़े, उन सबका तापमान अनियत तापी है।
फिक्स नहीं है, जैसा वायुमंडल का तापमान वैसा इनका तापमान, ठीक है। नियत तापी यानी कि वार्म ब्लडेड गर्म खून वाले ऐसे होते हैं जिनके रक्त का तापमान अनियत तापी प्राणियों की तुलना में अधिक होता है, यानी कि उनका तापमान हमेशा ज्यादा ही होगा, है ना। और जो अपने अंदरूनी चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा अपनी ऊष्मीय समस्थिति को बनाए रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर को फिक्स बनाए रखते हैं। जैसे पक्षियों का, स्तनधारी वर्ग के जीवों का तापमान फिक्स रहता है, ठीक है, तो उनका तापमान फिक्स है। तो ये आ जाए तो उभयचर वर्ग यानी कि ये जल और थल दोनों में रह पाएंगे। अच्छा, रह तो मगरमच्छ भी लेता है, पहले अपन ने बताया था, लेकिन मगरमच्छ उभयचर नहीं है। क्यों नहीं है मगरमच्छ? क्योंकि मगरमच्छ रेंग कर चलता है और मगरमच्छ में सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं और ये त्वचा के माध्यम से सांस ले सकते हैं, है ना। तो जब ये मेंढक पानी में जाता है तो वहां सरवाइव कर सकता है, वहां रह सकता है महीने, 2 महीने, 4 महीने। लेकिन मगरमच्छ जाएगा तो महीने, 2 महीने, 4 महीने नहीं रहता है, वो जाता है आधा घंटे के बाद, या आधा घंटे भी बहुत हो गया, फिर उसके बाद वो जमीन पे आएगा। क्यों? सांस लेनी है। तो मगरमच्छ उभयचर नहीं है, मगरमच्छ सरीसृप, पानी के ऊपर तैरता है, अंदर ज्यादा नहीं जाएगा। ऐसे तो पानी वाला सांप भी होता है, पानी के अंदर तैर लेता है, लेकिन सांप सरीसृप ही है, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है। इनका शरीर 3 कक्षाओं वाला होता है, जैसे इधर अपन ने लिखा, इधर 2 कक्षा थी और इधर 1 कक्षा बढ़ गई है, 3 कक्षा हो गई है, ठीक है। इनके हृदय में 3 कक्षा होती, ऊपर 2 वाले, नीचे 1 नीला है। फिर आ गया ये, तो इनके शरीर में भी हृदय में देखो 3 कक्षा होती हैं, लेकिन मगरमच्छ अपवाद है, उसमें 4 कक्षा है। तो आगे आने वाले पक्षी वर्ग में 4 कक्षाएं ही होंगी, कक्षाएं बढ़ती जा रही ना, विकास बढ़ता जा रहा है। पक्षी वर्ग के बाद आएंगे स्तनधारी, इनमें भी 4 कक्षाएं होंगी। ये रहा स्तनधारी में बढ़िया सा कुत्ता या बिल्ली, अपन फोटो लेंगे, कुत्ता है कि बिल्ली है? बिल्ली है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। स्तनधारियों को अपन ने उस दिन बताया था 2 भागों में, प्रोटोथीरिया और थीरिया। प्रोटोथीरिया जो अंडों को जन्म देते हैं, ठीक है, जैसे ये प्लेटिपस। और थीरिया भी 2 भागों में बटे हैं, एक है मेटाथीरिया, दूसरा यूथीरिया। मेटाथीरिया में ये कंगारू आता है जो अर्ध विकसित बच्चों को जन्म देगा, ठीक है। और यूथीरिया में आएंगे हम सब लोग जो विकसित हैं पूरी तरीके से, ठीक है। यहाँ अपना फोटो नहीं है क्योंकि अगले पे है। तो अगर अपन देखें कि हमारा जो शरीर है वो, अगर हमारे वैज्ञानिक नाम को देखें तो हम जो हैं वो एनिमल है। हमारे किंगडम का नाम क्या है? एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम के अंदर हमारा फाइलम जो है वो कौन सा है? कॉर्डेटा, संघ कॉर्डेटा के है ना। संघ कॉर्डेटा के अंदर क्लास कौन सी? हमारी मेमल्स, हम मेमल्स हैं। मेमल्स के अंदर ऑर्डर कौन सा है? हमारा प्राइमेट, जो मैंने उस दिन बताया था। प्राइमेट के अंदर हमारी फैमिली कौन सी है? होमोनिड। याद रखना, हम सब होमोनिड फैमिली के, ठीक है। होमोनिड के अंदर जीनस कौन सा हमारा? तो होमो जीनस है। और स्पीसीज हमारी जाति क्या है? तो हमारी सेपियंस है। तो होमो सेपियंस ये हमारा जंतु वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। तो ये मानव का वर्गीकरण ऐसा सबका ही होता है, लेकिन हमें सबके पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे समाप्त। कल हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल अपन? कल अपन पढ़ेंगे विज्ञान का सामान्य अनुप्रयोग और जैविक कृषि, ठीक है। फिर उसके बाद कोशिका। कल के लिए क्वेश्चन लिख लो, जंतु वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? स्तनधारी, जंतु वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? स्तनधारी वर्ग के जंतुओं, छोटा सा 7 नंबर का ही